Welcome once again in my channel Giza Education. I'm Sandeep Sharma and students, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा वेव का, हम समझ गए कि लाइट को वेव क्यों कहते हैं। हम लोगों ने सारी थ्योरियों को देखा, एक बार जाना और ये समझा कि लाइट डुअल नेचर की है। लाइट को एक्सेप्टेड फॉर्म इस समय डुअल नेचर है, यानी कि लाइट वो मूवमेंट के वक्त वेव की तरह फॉर्म कर रही होती है। लाइट जब मूव कर रही होती है उसका प्रोपेगेशन वेव की तरह है। रास्ते में अगर कोई चीज़ से स्ट्राइक करती है तो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, तो डुअल नेचर लाइट के पास है। कभी देखिए हाइगन की वेव तो मैंने बताया वेव एक डिस्टर्बेंस है, भले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या मैकेनिकल हो, वो एक डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है। वो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र का तरीका है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है। पार्टिकल्स इटसेल्फ यहीं की मूव नहीं करते, बल्कि डिस्टर्बेंस को अपने से होकर निकाल देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए उस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, अपनी जगह थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेस होते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मान लीजिए मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो अपनी पोजीशन से आगे पीछे डिस्प्लेस होंगे और इसी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस मूव कर रहा होगा। और अगर ट्रांसवर्स नेचर है तो डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेस होंगे। तो इस तरीके से वो एनर्जी या डिस्टर्बेंस को अपने थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, तो वेव आप जानते हैं बेसिकली वेव क्या है। हाइगन की बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेव फ्रंट क्या है। ठीक है, वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या है, इसके क्योंकि इससे ही उन्होंने चर्चा की है। आगे मान लेते हैं स्टोन आपने ड्रॉप किया वाटर में, आप देखते होंगे एक बस ड्रॉप किया है, एक रिपल उठी हुई होगी और वो रिपल फिर धीमे धीमे, यानी कि अगर वो यही रिपल धीमे धीमे आगे बढ़ती चली गई होगी। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखूं, मान लेते हैं स्टोन यहाँ ड्रॉप हुआ है, मैं उसको उस नदी, ये नदी के मैं ऊपर बैठकर यहाँ से देख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो मुझे कैसा दिखाई देगा। तो अगर मैं ऊपर से हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है उससे एक लहर उठी है और वो लहर लगातार बड़ी होती चली गई है ना। वो कुछ वक्त वो यहाँ पे है, फिर ऐसी और बड़ी, यानी हम देखते जा रहे हैं कि वो लहर मुझे बराबर बड़ी होती चली दिखाई दे रही है। यानी वो सर्कल जो दिखाई दे रहा है मुझे लगातार बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए ये सब फिजिक्स के फिनोमेना हैं, इनको प्रैक्टिकली आप देखिए, इनको महसूस कीजिए, तभी आपको अच्छे से ये आएंगे, है ना। जुड़ने की ज़रूरत है, ये केवल पढ़ लेने की बात नहीं है। इट्स ऑल प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज फिजिक्स अराउंड अस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव सीन दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस प्रकार का रिपल जो ये उठता है लगातार बड़ा होता जाता है। यार यही वेव फ्रंट है। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। ये वेव, ये जो रिपल है ना, ये जो रिपल बड़ा होता चला गया है, ये है क्या? ये वेव फ्रंट है। जो डिस्टर्बेंस तुमने यहाँ क्रिएट किया था वो डिस्टर्बेंस लगातार सारे डायरेक्शन में एक साथ ट्रांसफ़र होता चला गया और वो लगातार, अच्छा आप गौर कीजिए कि आप देख रहे हैं, अगर मुझे यहाँ से ये वेव फ्रंट सर्कुलर सा नज़र आ रहा है, हर बार ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है, तो मैं इस सर्कल को वेव फ्रंट कह दे रहा हूँ। हो क्या रहा होगा अगर मैं इसको गौर से जाके देखूँ, तो जैसे वेव बन रही है तो पता चला कि ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। मान लेते हैं आप इस दूरी पे हैं, तो इस दूरी पर जो पार्टिकल है और इसके बगल वाला पार्टिकल और इसके बगल वाला पार्टिकल और इसके बगल वाला पार्टिकल, जो भी मीडियम पार्टिकल है वो सेम फेज में है, यानी सेम मोड ऑफ वाइब्रेशन में है। ठीक है, एक वेव के वाइब्रेशन को देखते हैं। मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, तो ये तो मैंने एक लाइन बना के दिखा दिया आपको। अब वेव तो एक बड़ी सी दीवार है जो कि गोल शेप में है, ठीक है, तो वो आपको ऐसी दीवार अगर दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ऐसे दीवार दिखाई दे रही है, तो सबसे ऊपर क्रेस्ट पे पहले ले लेते हैं। सारे क्रेस्ट के पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस समय। ये सारे क्रेस्ट, इस समय जो क्रेस्ट होगी चारों तरफ उन सबको ज्वाइन किया आपने, तो आपने पाया कि वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो फिगर बना रहे हैं उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, देखिए डिस्टर्बेंस जिस स्पीड से मूव कर रहा है टाइम में, इतना डिस्टेंस वो दूर होगा। डिस्टर्बेंस कितनी देर में कहाँ पहुँच गया, ये हम लोग उसकी वेव फ्रंट देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक स्टोन ड्रॉप किया होता तो एक रिपल उठी होती और वही आगे बढ़ती चली गई होती, लेकिन आप लगातार स्टोन को ड्रॉप करते जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप पा रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक रिपल्स उठती चली जा रही होंगी, है ना। यहाँ पर तो एक लहर उठी हुई होगी, एक सर्कल, और यही बड़ा होता चला दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने लगातार स्टोन ड्रॉप किया तो आपको लगातार कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे होंगे, है ना, इस प्रकार का लगातार। यहाँ पे क्या है कि आपने एक ड्रॉप किया था, वही जो था वो पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, वही बड़ा होता जा रहा था। तो वेव फ्रंट की टेक्निकल डेफिनेशन आप केवल ये देख सकते हैं
द पार्टिकल्स इन अ वेव विच आर इन द सेम फेज कॉन्स्टिट्यूट अ वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट यानी वेव का फ्रंट, यार वेव का जो मोशन होता है वो वेव फ्रंट के रूप में होता है। आपको जो दिखाई दे रहा होता है ना, वेव बढ़ती हुई जो दिखाई दे रही होती है, वही वेव फ्रंट्स हैं। यही सब वेव फ्रंट्स हैं, इनको आप वेव फ्रंट्स कह सकते हैं। ये सब वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेम फेज में, मान लेते हैं कि अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, अगर ये मुझको क्रस्ट दिखाई दे रहा है, तो मैंने यही वाले पार्टिकल को क्यों चूज़ किया, सारे क्रस्ट को क्यों चूज़ किया? क्योंकि यही पार्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आगे, है ना। हमें हमेशा क्रस्ट ही दिखाई देगा, क्योंकि वेव तो लगातार बढ़ रही है ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो लगातार बढ़ रहा है। जो अभी ये वाले पार्टिकल ने वाइब्रेट किया था, उसके बाद ये वाले पार्टिकल ने वाइब्रेट किया होगा, उसके बाद ये वाले पार्टिकल ने वाइब्रेट किया होगा, वो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं बस। तो ये क्रस्ट अगर आप देखें तो ये क्रस्ट जो अभी यहाँ पे था, वो क्रस्ट अब यहाँ पे होगा, वो क्रस्ट अब यहाँ पे होगा, वो क्रस्ट अब यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से वेव आगे बढ़ती चली जाती है ना। आई होप ये वेव फ्रंट का खेल आपको समझ में आया कि वेव फ्रंट क्या है। ठीक है, तो वेव फ्रंट यार कई प्रकार की हो सकती हैं। अगर कोई पॉइंट है और ये सोर्स है डिस्टर्बेंस का, तो ये जो वेव फ्रंट बनाएगा ना यार, वो स्फेरिकल नेचर की बनाएगा। चूंकि इस पॉइंट के चारों तरफ मीडियम है, तो ये हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगा, इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस, इस डायरेक्शन में भी डिस्टर्बेंस यहाँ शुरू हुआ यार, तो जैसे एक बम का धमाका होता है, तो आप देखें ना, साउंड चारों तरफ प्रोपेगेट करता है, वो आपको लाइट चारों तरफ से निकलती हुई दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से डिस्टर्बेंस ने चारों तरफ, इधर 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 3D में चारों तरफ इस डिस्टर्बेंस को फैला दिया होगा। तो डिस्टर्बेंस किसी वक्त कहाँ पहुँच गया होगा वो पता चलेगा उसकी वेव फ्रंट से, है ना। क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस कैरी आउट हुआ होगा वो तो एक वेव के रूप में कैरी आउट हुआ होगा। तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पहुँच चुका है, तो टी टाइम के बाद वो सारे डिस्टर्बेंस जो टी टाइम के बाद मीडियम के पार्टिकल्स जहाँ जहाँ पे हैं, टी टाइम के बाद मीडियम के पार्टिकल्स जहाँ जहाँ पे हैं, अगर आप उन सारे पार्टिकल्स का सेट बनाएंगे ना, तो आप पाएंगे आपकी वेव फ्रंट आ जाएगी। ठीक है, और ये एक स्फेरिकल शेप है, ये एक सर्कुलर नहीं, याद रखिएगा, चारों तरफ। तो पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट डेवलप होगी। ठीक है, मान लो लाइन सोर्स हो, लाइन में ये सब ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो ये जो वेव जनरेट करेगा यार, वो आप देखिए ना, ये है, तो ऐसे 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 चारों तरफ डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगा इसका। अब आप कहेंगे कि उस पॉइंट से ऊपर नीचे क्यों नहीं कर रहा है? ऊपर भी कर रहा है यार। तो इस पार्टिकल, पता चला कि इस पार्टिकल से हर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट हो रहा है, तो इस पार्टिकल का प्रोपेगेशन ऊपर की ओर नहीं दिखाई दे रहा आपको इधर, क्योंकि इधर का जो पार्टिकल है ना, इसके ऊपर वाला पार्टिकल, वो भी तो अपने नीचे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा ना। तो आप देखें तो जो ऊपर वाले ने है, ऊपर की ओर डिस्टर्बेंस है, उसके नीचे वाले डिस्टर्बेंस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस केवल आपको इस डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो हर पार्टिकल केवल इस डायरेक्शन में ही कर पा रहा होगा डिस्टर्बेंस, ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्टिकल ऊपर वाले से न्यूट्रलाइज हो रहा होगा और नीचे वाले पार्टिकल से नीचे वाला डिस्टर्बेंस न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। तो केवल ऐसे डायरेक्शन में, यानी वहाँ पर अगर आप तो आप पाएंगे कि आपका सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म बनेगा, है ना। तो सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म कब बनेगा आपको पता होना चाहिए, जब आपका लाइन सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का, पॉइंट सोर्स होगा स्फेरिकल, ये होगा तो ऐसा। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब मुझे बताइए, एक वेव फ्रंट ऐसा भी होता है जो प्लेन आता है। अब सवाल ये कि प्लेन कैसे हो सकता है यार? प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या है? प्लेन वेव फ्रंट का मतलब ये है यार कि अगर ये वेव को काफ़ी दूर में जाके देखोगे, ठीक है, वेव फ्रंट लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक। तो ज़रा इतना रीजन देखो, ये कैसा नज़र आ रहा है, इतना रीजन, ये तो प्लेन नज़र आ रहा है ना, तो सीधा नज़र आ रहा है, कहाँ कर्वी? अरे खुद भी तो अर्थ पे आप खड़े हैं, क्या आपको कर्व दिखाई दे रहा है? आप इतने छोटे हैं और आपकी अर्थ इतनी बड़ी है कि उसके कर्वेचर को आप महसूस नहीं कर सकते इस समय, आपके लिए वो स्ट्रेट ही नज़र आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यही वेव, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही जब बहुत दूर चली जाएंगी, तो बहुत दूर जाने पर ये प्लेन वेव फ्रंट से दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, अब वेव फ्रंट का बेनिफिट ये है कि वेव फ्रंट से हमको ये पता चलता है, अलग अलग वेव फ्रंट से, कि वेव का प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, जो उसका ओरिजिनेटिंग सोर्स था उससे और जो आपकी वेव फ्रंट आई है, एक परपेंडिकुलर खींच देना है।
तो इससे जो ये डायरेक्शन मिलेगा ना, इसको हम लोग रे कहते हैं। क्या है ये रे? यानी सोर्स से किसी भी वेव फ्रंट, जो ये अल्टरनेट वेव फ्रंट्स हैं, जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनती चली जा रही हैं, ठीक है, अगर ये सोर्स से लगातार जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती चली जा रही हैं। एक ही बार अगर जनरेट किया होगा तो एक बार जो वेव फ्रंट बनी होगी वही दूर चली जाएगी बस जहाँ तक, ठीक है। कभी भी सोर्स से वेव फ्रंट पर आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, आप उसको रेडियली ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी रे कहलाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपके पास किसी भी प्रकार की वेव फ्रंट हो, आप उससे अपनी रे बता सकते हैं कि आपकी रे कैसी होगी। आपकी रे क्या है, आपको समझ में आया? अगर पॉइंट सोर्स है तो उसकी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है ना, उसकी वेव फ्रंट्स स्फेरिकल बनती हैं। आप देख सकते हैं, आप जोड़ेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। अगर वो बहुत दूरी पे है इस पर तो वो तुम्हें प्लेन सी दिखाई देगी। तो प्लेन अगर है तो वहाँ पर आपको, वहाँ पे आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो आपको नॉर्मली ऐसे दिखाई देगा, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूरी पर अगर वो रिपल, वो डिस्टर्बेंस बहुत दूर सोर्स से होती है तो प्लेन वेव फ्रंट की तरह ही दिखाई देती है। अरे जब सुनामियाँ उठती हैं तो कहीं तो सोर्स होता है ना, लेकिन जब किसी शहर या कहीं पहुँचती हैं वो तो आपको एक लंबी सी दीवार ही तो दिखाई देती है आती हुई सुनामी की। अगर आपने सुनामी की ऐसी मूवीज़ देखी हो या तो आपने देखा होगा कि बड़ी सी एक लंबी सी पानी की दीवार सी आती दिखाई देती है। तो यार वो सब किसी सोर्स से जब जनरेट हुई होंगी तो वहाँ वो सर्कुलरली ही हुई होंगी, जिस पॉइंट से हुई होंगी, मान लेते हैं जो उसका एपी सेंटर रहा होगा, कहीं भूकंप आया होगा, कहीं कुछ आया होगा, वहाँ जनरेट हुई होंगी और हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल कर गई होंगी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये सिटी पहुँच रही है, अब ये सिटी बहुत दूर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है, तो यहाँ पे आती हुई तो ये दीवार जैसी नज़र आएगी ना, यहाँ पे वो यहाँ थोड़ी ना देख पाएगा। तो आई होप ये प्लेन वेव फ्रंट क्लियर हुआ आपको, और आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी क्लियर हो गया कि अगर आपका सोर्स एक सीध में है तो उससे जो वेव फ्रंट जनरेट हो रही होंगी वो एक सिलेंड्रिकल के रूप में आगे बढ़ रही होंगी, है ना। वहाँ पे आप बनाएंगे रे तो आपकी रे ऐसी बनेगी। तो रे क्लियर हुआ क्या है, नॉर्मल जो ड्रॉप किया आपने उस पर, तो वो रे। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन, लाइट वेव एक ल्यूमिनिफेरस डिस्टर्बेंस है। ये ल्यूमिनिफेरस डिस्टर्बेंस सोर्स से इस तरीके से प्रोपेगेट करता है कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक पॉइंट को वो इटसेल्फ एक स्फेरिकल वेव की तरह बना देता है। यानी अगर ये सोर्स है और लाइट वेव यहाँ से निकल रही है, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगी या किसी भी पॉइंट पे पहुँचेगी तो इस पॉइंट को इटसेल्फ एक वेव बना देगी जो अपनी ही खुद वेव जनरेट करने लगेगा। जब यहाँ पहुँची तो इसको भी वेव बना दी, अपनी वेव जनरेट करने लगा। तो अगर हम लोग सारे सेम फेज़ वालों को देखें, सेम फेज़ मतलब सेम दूरियों वाले पे, क्योंकि सेम फेज़ में वही होंगे यार जो सेम दूरी पे होंगे, सच्चाई यही है, ठीक है। क्योंकि स्पीड तो डिस्टर्बेंस का एक ही है और वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल कर रहा है। तो टी टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो उन सब का सेट जो होगा, वो सेट जो होगा वो एक वेव फ्रंट ही तो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, है ना। टी टाइम के बाद ये पार्टिकल देखो, टी टाइम के बाद ये पार्टिकल, सेम टाइम के बाद अगर आप डिस्टर्बेंस को देखते हैं कहाँ पहुँच गया है, तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ वो पहुँच गया उन सबको ज्वाइन करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स जो है एक वेव फ्रंट बनाते हैं और ये सारे पॉइंट्स एक फेज़ में है, सेम फेज़ में है। इटसेल्फ एक वेव बन गया होगा ये पॉइंट इटसेल्फ। तो वेव फ्रंट, नई वेव फ्रंट हमें कैसे मिलती है, उसके लिए हमको सेकेंडरी वेवलेट देखना होता है। यही सेकेंडरी वेवलेट का कंसेप्ट है। सेकेंडरी वेवलेट वो सारे पॉइंट्स हैं जो खुद वेव बन गए हैं, जो खुद स्फेरिकल वेव बन गए हैं, उन्हीं को सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है और उसी से हमारी नई वेव फ्रंट आती है। मान लेते हैं यहाँ से सोर्स ने वेव को जनरेट किया, टी टाइम के बाद सारे पार्टिकल का अगर हम लोग सेट देखें तो वो एक वेव फ्रंट होगी, ठीक। अब ये सारी वेव फ्रंट पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट अपनी एक वेव खुद ही जनरेट कर रहा होगा, इन्हीं को सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये अपनी अपनी वेव खुद ही जनरेट कर रहे हैं। तो अब मुझे नई वेव फ्रंट जाननी है कि नई वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट अब कहाँ पे होगी। तो हर एक पॉइंट जो इटसेल्फ अपनी एक वेव जनरेट कर रहा था, टी टाइम के बाद उसका डिस्टर्बेंस कितनी दूर पहुँच गया होगा, ऐसे सारे पॉइंट्स का आप देख लीजिए। तो उनका अगर आप सेट लेंगे तो इन सब पर वो टेंजेंट पड़ जाएगा, इन सब पे ऐसे। तो ये तुम्हारी नई वेव फ्रंट आ जाएगी। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वेव हमेशा आगे प्रोपेगेट करते हुए क्यों दिखती है और पीछे प्रोपेगेट करती हुई क्यों नहीं दिखती। क्योंकि आप खुद देखिए ना, ये पीछे जो आ रहे हैं, जो पीछे के साइड बन रही हैं, जो आगे बढ़ रही होंगी, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद,
तो वो एक दूसरे में आप देखें तो वो समझ में आएगा आपको कि वो न्यूट्रलाइज हो रही हैं आपस में पीछे, है ना। तो ये देखिए आपस में ये इसको ये काट रहा है, इसको ये, इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रही हैं, है ना। इसका अपोजिट ये दिख रहा है, इसका अपोजिट ये दिख रहा है, और बाहर वो लगातार प्रोपेगेट करती जा रही हैं, बाहर के डायरेक्शन में उनका कोई रुकावट नहीं मिल रही है उनको। तो इसलिए वेव तुम्हारी हमेशा आगे की तरफ प्रोपेगेट करती जाती है। तो हाइगन के ये प्रिंसिपल के हिसाब से इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो अब हम लोग हाइगन के प्रिंसिपल के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखते हैं। तो हाइगन के हिसाब से हम लोग पहले रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे है ना। रिफ्लेक्शन थ्रू अ वेव, रिफ्लेक्शन थ्रू अ वेव फ्रंट, या लिख लीजिए वेव या वेव फ्रंट, है ना, वेव फ्रंट लिख लीजिए। कैसे देखिए वेव फ्रंट या वेव कैसे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी आता है आपके बोर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसको, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन अगर प्लेन वेव है, अगर सपोज प्लेन वेव है आपके पास, तो इसके प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या है, यानी किस डायरेक्शन में वेव जा रही है, सीधे यार उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मिल जाएगा डायरेक्शन तुमको। यानी तुम्हें वेव के सरफेस के नॉर्मल खींचना है, डायरेक्शन मिल जाएगा। मान लो वेव ना ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा कर्वी स्फेरिकल में जा रही है, क्योंकि इसका जनरेटिंग सोर्स ऐसे है, तो ऐसे ऐसे वेव जनरेट हो रही होगी, तो नॉर्मल आप खींचते जाइए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ये डायरेक्शन बताने वाली लाइनों को ही रे कहते हैं, याद रखिएगा। अब मान लेते हैं हमारी एक वेव आ रही है, हमको दिखाना है कि उसमें रिफ्लेक्शन होने वाला है। हम एक क्या काम करेंगे, हम एक सरफेस ले लेंगे, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। अब एक वेव आ रही है, तो वेव की एक दीवार आ रही होगी ना, पूरी एक लाइन आ रही होगी, क्योंकि आप उस सोर्स से बहुत दूर है जहाँ से आ रही है, मान लेते हैं, ठीक है। तो सोर्स से बहुत दूर है, तो फिर आपको कैसे दिखाई देगी वो, तो मान लेते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। प्लेन का मतलब ये काफ़ी दूर से आ रही है, इसलिए वो तुमको इस समय उसका कर्वी नेचर नहीं दिख रहा होगा, वो तुमको केवल प्लेन के रूप में दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारी आने वाली वेव हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये आ रही है, मान लेते हैं इसका नाम ए बी दे देते हैं। डायरेक्शन कैसे पता लगेगा कि आने वाली का डायरेक्शन क्या है, तो यार मैंने क्या कहा, उस पर नॉर्मल खींचो ना 90 डिग्री, ये डायरेक्शन मिल गया, ऐसे खींचो नॉर्मल, ठीक, ये ऐसे खींचिए नॉर्मल, ये बता रहा है ये वेव आ रही। तो वेव का डायरेक्शन बताने वाली लाइन को हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। आगे ऐसे प्रोपेगेट कर दीजिए, ऐसे दिखाइए, अल्टीमेटली भाई ये यहाँ तक जाएगी ना, ये ऐसे ये रे आ रही है, ठीक। अब यार ऐसा है कि रे का ये वाला हिस्सा अभी टकराने से बहुत दूर है, और ये हिस्सा टकरा चुका है, तो ये हिस्सा टकरा गया है, तो ये रिफ्लेक्ट, ये हिस्सा वेव यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो, तो ये हिस्सा टकरा चुका है और वो हिस्सा अभी पहुँचना है। तो ये ऐसे आया होगा, ये टकरा गया, अभी ये वहाँ तक जब तक पहुँचेगा तब तक, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक ये उठना चालू हो गया होगा, और जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक वो, यानी ये बात समझ में आई, ये ऐसे आ रही है, ये वेव ऐसे आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। अब ये हिस्सा अभी टकराना बाकी है, तो वो टकराना जा रहा है, लेकिन ये टकरा चुका है, तो ये उठने लगेगा यहाँ से जब तक वो वहाँ पहुँचेगा। तो यानी कि टी टाइम के बाद ये वेव तुम्हारी यहाँ पहुँच गई। इस प्रकार से आप बना दीजिए ये, ठीक है। थोड़ा मैं फिगर को और वो कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा समझ में आए आपको। ये फिर से मैं जल्दी से बना देता हूँ इसमें। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी इस प्रकार से, ये आपकी आने वाली वेव फ्रंट थी, छोटा बना लेते हैं ताकि हमारे बोर्ड में पूरी बन जाए, और ये ऐसे प्रोपेगेट कर रही थी, इसका डायरेक्शन बता दिया था हमने। जब तक ये टी टाइम में, अब ये टी टाइम लेगी, ये वाला हिस्सा जब तक यहाँ पहुँचेगा, मान लेते हैं कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा टी टाइम में, वी के बराबर। भाई ये हिस्सा अभी यहाँ टकराया नहीं है ना, किस वेलोसिटी से आ रहा है, वेव की वेलोसिटी v है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना डिस्टेंस से कवर करेगी। तो इतना डिस्टेंस से कवर करेगी, हम नाम दे देते हैं इस वेव का, ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी नाम के। तो वी टी डिस्टेंस कवर करके ये पॉइंट जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक ये पॉइंट टकरा कर उधर पहुँच गया होगा, यानी वो यहाँ पे पहुँच गया। जैसे आई होप ये बात समझ में आई। ये यही वाली वेव है, ये वाली वेव अब यहाँ ऐसे दिखाई दे रही है। भाई ये ऐसे थी, यहाँ टकराई, जब तक ये वहाँ पहुँचेगा तब तक वो टकरा के ऐसे चली गई, ठीक है। ये जाने वाली वेव फ्रंट है, ये आने वाली वेव फ्रंट है, टकरा के बाद ये जाने वाली वेव फ्रंट है। इस पर नॉर्मल खींच के भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वेव बना लीजिए अपनी, इस तरीके से। तो ये जाने वाली वेव है, तो इस पर नॉर्मल खींचेंगे हम लोग, तो इस तरीके से ये जाने वाली वेव का डायरेक्शन है, ये आने वाली वेव का डायरेक्शन है, ये जाने वाली वेव का डायरेक्शन है, ठीक है। एक काम करो, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो यार, ऐसे कर दो, ये है ना,
तो जब तक ये हिस्सा टी टाइम के बाद ये हिस्सा यहाँ पहुँचा होगा, ये वाला हिस्सा वेव फ्रंट का यहाँ पहुँचा होगा, उतने ही टाइम में ये हिस्सा जो यहाँ टकरा चुका है यहाँ पहुँच गया होगा। भाई देखो ना, ये वेव जब तक ये यहाँ पहुँचेगी तब तक ये हिस्सा टकरा कर उतने ही टाइम में वहाँ पहुँच गया होगा। तो यानी ये भी, इसने भी डिस्टेंस वी टी ही कवर की होगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि वी वेलोसिटी, तो वेव की वेलोसिटी थोड़ी ना एक मीडियम में बदल जाती है, उसी मीडियम से वही वेलोसिटी से भी है, ये भी वेलोसिटी से भी है। इलास्टिक हमने इसको वेव तो होती है, तो जैसे ही टकराई है, टकराने के बाद इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने दोनों डिस्टेंस सेम होगी चूँकि एक ही मीडियम में। अब देखिए, आने वाली जो वेव है, आप यहाँ पे नॉर्मल खींचिए, ऐसे नॉर्मल खींच दीजिए। आने वाली वेव है, उसकी रे का डायरेक्शन से हमको पता चल रहा है कि आने वाली वेव किस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही होगी, इसी को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखना, उसी को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको मैं बी डैश बोल देता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये एंगल आई है, देखो ये नॉर्मल जो तुमने खींचा है, देखो ये जो तुम्हारी वाली वेव फ्रंट थी वो ये थी ना, तो ये इस वेव फ्रंट पे ये लाइन 90 डिग्री बना रही थी। अगर ये आई है तो 90 माइनस आई होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। अब ये देखो, ये पूरा नॉर्मल यहाँ से ये 90 डिग्री बना रहा है, इतने में से इतना हिस्सा अगर 90 माइनस आई है तो बचा हिस्सा कितना हुआ, आई। बात तो समझ में आ रही है ना। अगर ये पूरा हिस्सा, ये पूरा अगर ये 90 डिग्री है और उसमें से एक हिस्सा अगर 90 माइनस आई है तो बाकी हिस्सा क्या होगा, 90 में से ये 90 माइनस आई हटा दीजिए, 90 माइनस 90 माइनस आई, इसे खोलोगे 90 माइनस 90 प्लस आई, यानी आई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा हिस्सा आई होगा। ठीक है, इनको अब बाकी हटा देते हैं, इससे मतलब नहीं। ठीक, ये 90 डिग्री वाला भी केवल समझाने के लिए बताया था। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, जाने वाली वेव जो है उसका डायरेक्शन पता करना है। नॉर्मल से उसकी रे देखिए और नॉर्मल से देखिए कितना बना रही है एंगल, ये वाला एंगल आपका आर हो गया। अब आप खुद देखिए, अगर ये आर है तो ये वाली वेव फ्रंट पे नॉर्मली तो बनाते हैं ना रे अपनी, तो ये वाला हिस्सा 90 माइनस आर होगा। अगर ये हिस्सा 90 माइनस आर होगा तो ये देखिए, ये पूरा फिर से बात है 90 डिग्री है, तो उसमें से ये हिस्सा अगर 90 माइनस आर है तो बाकी बचा हिस्सा कितना होगा, आर होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार ये वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा, है ना। ये आर है तो 90 माइनस आर होगा। तो अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी देखो, ए बी डी देखो, और ट्रायंगल ए बी डैश डी देखो, ए बी डैश डी देखो। सबसे पहले ए बी डी देखते हैं, ए बी डी। तो ए बी डी अगर हम लोग देखते हैं तो इस एंगल का साइन क्या कहेगा, साइन आई। यहाँ पे देखो साइन आई, साइन आई। अब ये वाले ट्रायंगल में आप देखिए ए बी डी में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा 90। देखो ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन आई लोगे तो इस सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर यानी ये एंगल का साइन, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल का साइन लोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस हुई, ये हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट वाला होता है। तो साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बी डी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डी। कोई कन्फ्यूजन? अब बी डी को क्यों ना हम लोग वी टी लिख दें, क्योंकि ये पूरी लेंथ को हमने कहा था ना, ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचने में वी टी डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमने बी डी की जगह लिख लिया वी टी और ए डी अपनी जगह लिख ही दिया। अब ए बी डैश डी, ये वाले ट्रायंगल में देखो तो साइन आर, ये वाले ट्रायंगल में देखोगे तो साइन आर की वैल्यू फिर से वही बात है, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट जो है ये प्लेन वेव फ्रंट है तुम्हारी, पे जो रे बन रही है वो नॉर्मली होगी उस पर 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 होगा, ये 90 तो ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस ट्रायंगल में अगर साइन आर लोगे तो इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज तो यही है ही, तो हम लोग लिखेंगे साइन आर की वैल्यू ए बी डैश अपॉन ए डी। भाई ए डी तो सेम रहेगा ना। अब यार ए बी डैश भी तो वी टी है ना, जितने में ये यहाँ पहुँचा है उतने में ये हिस्सा टकरा के वहाँ पहुँच गया है। ठीक, ये वेव फ्रंट आ रही थी, ये टकरा गई थी, जब तक ये हिस्सा यहाँ पहुँचा होगा तब तक वो हिस्सा वहाँ पहुँच गया होगा। ए बी डैश को भी वी टी लिख सकते हैं हम लोग अपॉन ए डी। अब ये दोनों में जरा देखिए, साइन आई की वैल्यू वी टी अपॉन ए डी, साइन आर की वैल्यू भी वी टी अपॉन ए डी, दोनों वैल्यू सेम है वी टी अपॉन ए डी। इसका मतलब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा।
यानी मैं लिख सकता हूँ इसके हिसाब से कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। दो साइन तभी बराबर होते हैं जब एंगल बराबर होते हैं, यानी आई इज इक्वल टू आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी जितना एंगल ये वेव आते हुए बना रही है उतना ही एंगल जाते हुए बनाएगी। यार यही तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, जितना एंगल आते हुए कोई रे बनाती है उतना ही एंगल जाते हुए बनाती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर करके, ये बात समझ में आई। तो इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और इजी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए जल्दी से। अब की बार जो सरफेस है वो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी इस मीडियम में लाइट प्रवेश कर सकती है। आने वाली वेव बना दो यार यहाँ पे। देखो रिफ्लेक्शन में ज़्यादा ध्यान देना होगा फिगर का, रिफ्रैक्शन तुम बना ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिफ्रैक्शन बड़ा इजी है। ये आने वाली वेव फ्रंट है, ठीक। तो मान लेते हैं ये आने वाली वेव फ्रंट का, इसका नाम ए बी दे देते हैं। तो इसका डायरेक्शन पता करने के लिए इस पर हमने रे खींची ऐसे नॉर्मली, है ना। तो ये हमारे आने वाली वेव का डायरेक्शन है, ठीक। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए, अब ये मीडियम, ये पॉइंट दूसरे मीडियम में प्रवेश करने के लिए तैयार है एकदम। मान लेते हैं μ2 मीडियम है, ये μ1 मीडियम है। इस मीडियम में लाइट की स्पीड मान लेते हैं v1 है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड मान लेते हैं v2 है। तो जैसे ही अब ये पॉइंट तो इस मीडियम में प्रवेश करने वाला है, तो जैसे ही इस मीडियम में प्रवेश करेगा तो ये वाला हिस्सा जो हैगा वेव का वो धीमा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, तो डेंसर में जाने पर आपको पता है लाइट की स्पीड घट जाती है ना। तो हम यहाँ पे नॉर्मल खींचते हैं ऐसे, तो देखते हैं जो आने वाली वेव डायरेक्शन बना रही है, नॉर्मल से डायरेक्शन कितना बन रहा है, रे से पता लगता है ना, उसकी रे बना और रे देखो कितना नॉर्मल से एंगल बना रही है। उससे वेव का, किसी भी वेव का डायरेक्शन पता करने के लिए उसकी रे बनाइए। रे जितना एंगल बना रही होती है नॉर्मल से, वही उस वेव का एंगल होता है आता हुआ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया भाई। अब देखो टी टाइम के बाद जब तक ये हिस्सा यहाँ तक पहुँचा होगा, ये हिस्सा अभी पहुँच ही रहा है वहाँ तक, तो चूँकि ये हिस्सा तो इसी मीडियम में, तो इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v1 है, तो v1t, टी टाइम में v1t डिस्टेंस इसने कवर की होगी। इस पॉइंट को नाम d दे देते हैं, ठीक है। उतनी देर में ये हिस्सा, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है, यहाँ पहुँच गया होगा। तो ये जो तुम्हारे पास वेव फ्रंट थी, अब वो वेव फ्रंट ये है, ठीक है। तो ये हमारी वेव फ्रंट बन गई जो अप। तो जब तक ये वाला हिस्सा यहाँ तक पहुँच पाया, यही वाली वेव फ्रंट है जो अब यहाँ टी टाइम के बाद अब ऐसी दिखाई दे रही है। तो ये हिस्सा तो यहीं से प्रवेश कर गया था, ये वेव फ्रंट अब यहाँ घुसना शुरू हुई होगी, तो ये थोड़ा सा धीमी हुई होगी, लेकिन वो तेज़ी से जा रहा होगा, लेकिन ये धीमे जा रही होगी, और इस तरीके से ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँच गई। जो वेव फ्रंट यहाँ थी वो वेव फ्रंट यही वाली वेव फ्रंट अब यहाँ है, ठीक है। डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। जितने टाइम में ये हिस्सा यहाँ तक पहुँच पाया, उतने टाइम में ये हिस्सा कहाँ तक पहुँच पाया होगा, इस मीडियम में स्पीड v2 है, तो v2t के बराबर ये डिस्टेंस कवर कर पाया होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग a' नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये है आने वाली वेव, और ये जो जा रही है वेव। अब देखिए ये जो वेव है, अब जो इस मीडियम में है, तो इस मीडियम में जो रे है वो रे कितना एंगल बना रही है, इससे इतना एंगल बना रही है। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब हमें देखना क्या है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यार, ये एंगल आई है, तो मैंने कहा ना ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आई होगा। फिर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इतना हिस्सा 90 माइनस आई है, तो ये बचा हुआ हिस्सा फिर से आई हो गया होगा। अब इसको हटा दीजिए, ये हिस्सा आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये आर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। तो अगर एक 90 माइनस आर है और ये तो 90 है ही, तो एक 90 है, एक 90 माइनस आर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, ये आर हो गया। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अरे किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 माइनस आर है, एक एंगल 90 है, और एक एंगल जो तुम मान लो ये इसको m मान लो, यही तीनों का सम जो है 180 होना चाहिए। 90 90 180 होता है, 180 से 180 गया कट, ठीक है, ठीक। आर को उधर ले जाओ तो m की वैल्यू आर हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपका मान लेते हैं x है, तो ये वाला बचा एंगल हमेशा 90 माइनस एक्स हो जाता है, याद रखना,
ठीक है। जो मैं ट्रायंगल कह रहा हूँ उसको देख लो, ए बी डी में देखो साइन आई, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। साइन आई को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए डी। ध्यान से देखना, अब बी डी को ये हिस्सा यहाँ तक पहुँचने में ये लेंथ कितनी है मैंने बताया ना V1T है, तो बी डी की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ मिटा के V1T लिख देता हूँ। ठीक, आगे आ जाइए। इन ट्रायंगल ए डैश डी मान लो ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर ए डैश डी में अगर देखो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो यानी ए डैश आप लिख लीजिए, साइन आर लिखेंगे अगर आप तो वो हो जाएगा ए डैश साइन आर इज इक्वल टू ए डैश अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 के अपोजिट वाला ही होता है ना, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा दोनों में ए डी। ठीक, जरा साइन आई अपॉन साइन आर करो यार, साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड किया, साइन आई अपॉन साइन आर किया, तो वो हो जाएगा V1T अपॉन ए डी, और जब डिवाइड करोगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ए डी ओवर V2T हो जाएगा। ए डी से ए डी कट गया, टी से टी कट गया होगा, बचा V1 अपॉन V2, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 हुआ ना। आपको बताया था ना रिफ्रैक्शन में ये क्या चीज़ है यार, आप जानते हैं कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यार ये क्या है, और इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर को आप V1 अपॉन V2 लिखिए, या इसको लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 अपॉन 1 या 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आ गया, और यही है आपकी स्नेल्स लॉ। तो यहाँ हम लोगों ने वेव के ज़रिए स्नेल्स लॉ भी प्रूफ कर दी, ये हमारी स्नेल्स लॉ प्रूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में टॉपिक हमने बदला नहीं था, वो तो पुरानी टॉपिक का ही लिखा हुआ था, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ वेव फ्रंट भी आपका हो गया है ना, ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू अ वेव फ्रंट हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है।